हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर पर आ गए हैं। आज मैं आप लोगों के सामने तीसरे चैप्टर का वीडियो लेकर के आई हूँ और जैसा कि बाकी पहले के दोनों वीडियो में हुआ उसी तरह से इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और इम्पॉर्टेंट बात के बारे में शॉर्ट में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ताकि आप आसानी से अभी तैयारी कर सकें। अब प्री बोर्ड का समय आ चुका है, बहुत जगहों पे तो प्री बोर्ड शुरू भी हो चुके होंगे और उसमें अब फटाफट हमें रिव्यू की ज़रूरत है और उसके लिए ये आपको आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल होगा। इसी ध्येय को लेकर के मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आई हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमारे इस चैप्टर के बारे में। ये रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एवरी लिविंग बीइंग का फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ पे जीवन का अस्तित्व रहे, जीवन बना रहे और कोई भी स्पीसीज अपना मतलब अस्तित्व बनाए रखे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, पर जीवन की निरंतरता के लिए ज़रूरी है कि जीवन रुके नहीं और जीवन बना रहे, कोई भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए की, क्योंकि रिप्रोडक्शन की जहाँ बात आ रही है वहाँ सबसे पहले हमें डीएनए जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट? ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक है ना, और इसको हेरिडिटरी मटेरियल के नाम से जानते हैं क्योंकि इस पे जो जीन्स होते हैं, क्रोमोजोम इसका सेगमेंट होता है और जीन्स इस पे प्रेजेंट होते हैं। जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। तो डीएनए का सबसे छोटा पार्ट है और हर एक जीन जो है एक्चुअली हमारे हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन हमारे न्यूक्लियस के डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है विद इन द सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसका मेन फंक्शन है कैरिज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, कंट्रोल्स कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, मतलब कि उनके बच्चों में कैरेक्टर जो हम देखते हैं कि माँ बाप के जो गुण होते हैं, किसी भी तरह का फिजिकल कैरेक्टर या उनके जो इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो सिमिलर। तो वो कैसे होते हैं? तो वो जीन की वजह से होते हैं और ये जीन एक्चुअली प्रेजेंट होता है डीएनए में। ठीक है, डीएनए जो जब हमारा सेल मैच्योर हो रखा है लेकिन डिवाइडिंग कंडीशन में नहीं है, वैसी स्थिति में डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, जो कि डीएनए और प्रोटीन, एक तरह का हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके मिलने से बना होता है। और इस समय इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन टर्म्स को आपको जानना जरूरी है। क्रोमेटिन का फंक्शन है पैकेजेज डीएनए एफिशिएंटली और कैरी जेनेटिक मटेरियल इन अ रिलैक्स स्टेट, मतलब कि जब डिवीजन का समय नहीं है उस समय ये सारे कैरेक्टर को कैरी कर रहा है लेकिन रिलैक्स अवस्था में है, अभी उसे डिवाइड नहीं करना है। और जब डिवीजन का समय आता है, मतलब फुल्ली मैच्योर हो चुका है सेल और डिवीजन का समय आ गया है आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोजोम। क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के समय क्या हो जाता है? ये थोड़ा सा कंडेंस्ड हो जाता है और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। देखिए, आप ड्राइंग में अगर गौर से देखिएगा तो आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे कि डीएनए किस तरह का है, उसके बाद क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर किस तरह का है और फिर उसके बाद क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो ये डिवीजन के समय ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन एंड इवोल्यूशन। रेप्लिकेशन रेप्लिकेट करता है, मतलब कि एट द टाइम ऑफ
डिवीजन ये जो है दो टुकड़े में बढ़ जाता है, क्योंकि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दो मतलब जैसे एक रस्सी, दो रस्सी आपस में उलझे हुए होते हैं ना, उस तरह का लैडर नुमा, सीढ़ी नुमा ये स्ट्रक्चर होता है, और जो एट द टाइम ऑफ डिवीजन इस तरह से रेप्लिकेट करता है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दो जो स्पाइरल आपस में जुड़े हुए होते हैं वो आपस से अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। और सेल डिवीजन के समय उसके बाद हाफ हाफ वो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है और हाफ एक में और हाफ एक में आता है, और वो अपना पार्टनर मतलब कि सेम पीस फिर से कॉपी करता है और बनाता है, और इस तरह से फुल स्ट्रक्चर फिर से दो बना देता है। एक से दो डीएनए डेवलप करता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म सेल का डिवाइड कर लेता है हाफ हाफ, और इस तरह से डॉटर सेल दो बनते हैं जिनमें कैरेक्टर्स लगभग सेम होते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वही हम लोग अभी आगे जानेंगे कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कैरेक्टर्स लगभग पूरी डीएनए जो है ना फुल सेम टू सेम कॉपी होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सो दैट उसमें जो है वेरिएशन की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि दो अलग अलग तरह के डीएनए आपस में आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेरिएशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब ये वर्ड बार बार आ रहा है वेरिएशन। वेरिएशन का नॉर्मल मतलब क्या है, वैरायटी, वेरिएशन वहाँ से आ रहा है कि चेंजेज। ठीक है, एक ही चीज़ के अलग अलग वेराइटीज हमें किसी चीज़ के मिलते हैं ना, जैसे मार्केट में हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं तो अलग अलग वेराइटी मिलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, डीएनए में वेरिएशन आ गया, चेंजेज आ गया। तो वो उन चेंजेज का क्या इंपॉर्टेंस है, उन चेंजेज का ये इंपॉर्टेंस है कि इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप कर जाते हैं। कभी कभी वो यूजलेस भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन जनरली गौर किया जाता है कि इससे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं एडप्टेशन के लिए। अलग अलग जो इन्वायरमेंट में भी हमेशा चेंजेज आ रहे हैं, तो उनके साथ एडप्ट करने के लिए उनमें इस तरह के चेंजेस पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बैक्टीरिया में जब चेंज आता है तो क्या हो जाता है, इट इनेबल्स एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंटल शिफ्ट एंड चेंजिंग कंडीशन। अगर कंडीशन चेंज हो रहे हैं, आपने जनरली ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि आजकल दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, ये सब बातें नॉर्मली हमारे चारों तरफ होती रहती हैं। तो दवाइयाँ असर सिर्फ इसलिए नहीं करती हैं कि दवाइयाँ सच में इतनी नकली बनने लगी हैं। ठीक है, नकली भी बन रही हैं, लेकिन सिर्फ नकली बन रही हैं इसलिए असर नहीं कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये है ना कि डिजीज जो कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें भी हमेशा वो फाइट करते हैं उनके साथ। जो दवाइयाँ हम खाते हैं, एंटीबॉडीज हम लेते हैं दवाइयों के रूप में, उनके साथ वो फाइट करती हैं, और फाइट करने के दौरान उनको समझ में आ जाता है कि इनसे बचने के लिए, क्योंकि सर्वाइवल तो हर एक लिविंग बॉडी क्या चाहता है कि वो सर्वाइव करे, उसका लाइफ कंटिन्यू रहे, वो जिंदा रहना चाहता है साधारण शब्दों में। तो वो जिंदा रहने के लिए वो उससे फाइट करके समझ जाता है कि अगर मुझ में ये क्वालिटी डेवलप नहीं करेगी कि मैं इसके साथ फाइट कर सकूं, तो मैं मर जाऊंगा। तो वो अपने डीएनए में चेंजेज लाने लगता है, अपने कैरेक्टर्स में चेंजेज लाने लगता है इंटरनली। तो शुरू में हो सकता है कि अधिकतर मर गए, लेकिन फिर उसने अपने आप को मॉडिफाइड किया उसके अनुसार, और इसीलिए दवाइयाँ असर करनी कम हो जाती हैं। तो ये सब समझने की बात है, जो बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप इसको बेहतर समझ सकेंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है ना। दूसरा देखिए, न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट समटाइम्स जो है ना, और ये एक आध जनरेशन में संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारा जनरेशन क्रॉस करने के बाद थोड़े अमाउंट में वेरिएशन चेंजेस आते जाते हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर में, और जिसके कारण क्या है कि धीरे धीरे एक कंप्लीट न्यू स्पीसीज ही बन जाती है। जैसे कि आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि पहले जो है जिराफ जो होते थे ना, उनकी गर्दन उतनी लंबी नहीं होती थी पहले के समय में, लेकिन घास और छोटे मोटे पेड़ पौधे खाया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि नीचे वाले सारे पौधे खत्म हो गए, फिर उनको ऊंचाई वाले पौधे खाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भोजन तो उनको चाहिए थे। तो धीरे धीरे गला
ऊपर की ओर डेवलप होता चला गया, उसका उनके नेक की लंबाई बढ़ती चली गई। तो ये सब कोई झूठ बात नहीं है, ये सच्चाई है कि समय के साथ एक आध पीढ़ी में नहीं, एक दो जनरेशन में नहीं, लेकिन लंबे समय अंतराल के बाद कभी कभी पूरी की पूरी स्पीसीज ही चेंज हो जाती है, उसका पूरा पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है और न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि हमारे तीसरे वैरायटी में है। ऐसा प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, जो स्टार्टिंग मेन इस चैप्टर का मेन बात है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए इज प्रीफिक्स, एक का मतलब हुआ जो सेक्सुअल नहीं है वो एसेक्सुअल हो गया। इसके मेन कैरेक्टर ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑफस्प्रिंग बनते जाते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट ऑलवेज नीड होते हैं, उनका नीड होता है। दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल कोई भी सेल काम नहीं करता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट जो कि स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है। और चूँकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से बनते हैं, इसलिए ये लगभग सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और उनके सेल आपस में फ्यूज करके बनाते हैं नया ऑफस्प्रिंग, इसलिए उनमें जो है वेराइटी चेंज, कैरेक्टर्स, न्यू कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के चांसेज, वेरिएशन के चांसेज अधिक होते हैं। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल और फास्ट प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स और उनके सेल का इन्वॉल्वमेंट की बात है। तो मेनली दो कैरेक्टर एकदम दिमाग में रखेंगे कि एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल डबल पेरेंट। एसेक्सुअल विदाउट गैमेट फॉर्मेशन और विदाउट गैमेट के इन्वॉल्वमेंट से होता है, और सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होता है जो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने टाइप्स ऑफ, अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल, और इसको अगर सिंपली आप समझ लीजिए और याद रखिए, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, नाम और एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, तो यू कैन ईजिली डिफाइन द प्रोसेसेस। तो पहला हम लोगों का आता है बाइनरी फ्यूजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जनरली यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले लिविंग बीइंग में पाया जाता है इस तरह का रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है, बाई जो प्रीफिक्स है इसका मतलब ही हुआ दो। ठीक है, तो जहाँ पे एक सेल से दो सेल बनते हैं, आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी जो है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएगा, देन साइटोप्लाज्म भी आपस में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल विच आर प्रेजेंट इन द सेल, वो भी इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, और फिर सेप्टम बन जाएगा बीच में, और दो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। ये जनरली आपको अमीबा में पाया जाता है, यूग्लिना, पारामीसियम और कुछ एल्गी में पाया जाता है। अब इनका टाइप जो होता है बाइनरी फिजन का, ये इस बेसिस पे कि डिवीजन किस सेक्शन में, कहाँ, किस तरीके से हो रहा है, डिवीजन वाला जो फॉर्म हो रहा है लकीर, वो कहाँ पे हो रहा है। तो बाइनरी अमीबा में जैसे किसी भी प्लेन पे वो डिवाइड कर सकते हैं, कहीं भी हर जगह इक्वली वो डिवाइड कर सकते हैं, जबकि आपको यूग्लिना में वो लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि सीधाई में, लंबाई में वो डिवाइड करते हैं। उसी तरह से पारामीसियम में वो ट्रांसवर्स मतलब कि लेटे हुए, चौड़ाई के जगह पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, और कुछ एल्गी होते हैं उनमें जो है वो किसी भी एंगल में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे ये अलग अलग तरीका का होता है। चार्ट में आपको, ये टेबल में आपको एग्जाम्पल, फोटो, ड्राइंग सब कुछ प्रोवाइडेड है। आप आराम से इसको देख के एक बार फिर से रिवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, इजीली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में एक से दो सेल बने, मल्टीपल में एक से अनेक सेल बनेंगे, मल्टीपल। ठीक है, एक से अनेक बनेंगे। ये जनरली जो है अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान, जबकि फेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है, तो वैसे कंडीशन में वो शांति से बैठा रहता है, अपने चारों ओर एक
थिक कवरिंग बना लेता है, सिस्ट जिसको हम लोग सिस्ट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे मैच्योर हो गया, उसका सेल डिवाइड करके ढेर सारा सेल बना लेता है। एक न्यूक्लियस से ढेर सारे न्यूक्लियस उसने बना लिए, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म उसने अंदर ही अंदर बांट लिया और बहुत सारे सेल एक सेल से बना करके, और व्हेन फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो ब्लास्ट कर जाता है। वो बाहर की जो कड़ी दीवार जिसको सिस्ट के नाम से जाना जाता है वो ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है, और सारे जो छोटे छोटे सेल हैं वो निकल जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसा जो है हमारे मलेरियल पैरासाइट में ऐसे डिवीजन हमें पाया जाता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। इन दोनों को एक साथ इसलिए देखिए टेबल में आपको बताया गया है क्योंकि जनरली इन दोनों में समानता पाई जाती है। नाम अलग अलग है, एग्जाम्पल भी अलग अलग है, लेकिन इनका जो तरीका है वो बहुत कुछ आपको सिमिलर लगेगा। ठीक है ना, इसीलिए एक ही टेबल में इसको समझाने की कि क्या थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश की जा रही है। फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े में बंटना। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स का क्या अर्थ होता है? टुकड़ा। ठीक है, तो टुकड़े में बंटना। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ही एक्सीडेंटल या मतलब बहुत लंबाई बढ़ गई है तो ये सब जनरली क्या है, बहुत सॉफ्ट एल्गी में ये इस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो वो पानी में बहते बहते कहीं पत्थर से टकरा रहे हैं, कहीं किसी चीज़ से टकरा रहे हैं तो वो टूट जाते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट उनका बन जाता है, और जितने टुकड़े में वो टूट रहा है हर एक टुकड़ा हैव द कैपेसिटी टू सर्वाइव। ठीक है ना, उनके पास सर्वाइवल की कैपेसिटी होती है, वो कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। जबकि रीजनरेशन में क्या होता है कि रीजनरेशन में किसी भी कारण से अगर एक एनिमल का बॉडी टुकड़े में बट गया है, टुकड़े में टूट गया है, यहाँ भी एक्चुअली टूट ही रहा है, कट ही रहा है, और वो जो है वो पार्ट फिर से अपना बाकी का पार्ट फिर से सेम टू सेम बना सकता है, ओरिजिनल पार्ट बना सकता है, और ये पाया जाता है आपको प्लेनेरिया में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग, बड क्या मतलब होता है? कली। ठीक है, फ्लावर में बड आपने सुना होगा, तो कली होती है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक बड लाइक पेरेंट सेल में एक बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है, और उसके अंदर थोड़े अमाउंट में साइटोप्लाज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस का एक पार्ट उसमें ट्रांसफ़र कर जाता है, और आफ्टर सम टाइम दिस बड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड कैन सर्वाइव सेपरेटली। तो वो जो है कंप्लीट फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग और सेपरेट बना लेता है। तो चूँकि ये बड फॉर्मेशन से होता है, देखिए यहाँ पे ड्राइंग में बहुत क्लियरली आपको समझाया हुआ है, और इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं, और ऐसा हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। इसका यूजुअल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको विशेष करके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर एक्चुअली सम पाउडरी सब्सटेंस, डस्ट लाइक सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपको मोस्टली ये बनते हैं आपको फंजाई में। ठीक है, और स्पोरेंजियम उनके मेन बॉडी पे कुछ इरेक्ट इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, और वहाँ पे एक राउंड शेप्ड जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोर्स जिसमें कलेक्टेड रहते हैं उनको स्पोरेंजियम कहते हैं, और वहाँ पे ढेर सारे स्पोर्स भरे हुए होते हैं। स्पोर्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे बीज से नए पौधे बनते हैं ना, वैसे स्पोर्स हैव द कैपेसिटी टू डेवलप न्यू फंजाई। ठीक है ना, तो वो आफ्टर इन फेवरेबल कंडीशन स्पोरेंजियम फिर से ब्लास्ट कर जाता है, और जितने स्पोर्स होते हैं वो निकल जाता है, और जहाँ जहाँ गिरता है वो नए प्लांट को बना लेता है, नए फंगस को बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये लास्ट टाइप है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फ्यूजन पढ़ लिया हमने, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया हमने, उसके बाद रीजनरेशन पढ़ा हमने, बडिंग पढ़ा हमने, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, 5 पढ़ा हमने। और ये छठा टाइप है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव का क्या मतलब है?
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे यहाँ पे जनरली हम लोग पहले प्लांट की बात करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्योंकि प्लांट में ही पाया जाता है। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दो तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। वेजिटेटिव हुआ नॉर्मल, जो प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो उसका रूट, स्टेम और लीफ वेजिटेटिव पार्ट्स के अंतर्गत आता है, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंतर्गत फ्लावर आता है। तो जिन प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में प्रॉपर फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन चूँकि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट कम समय में प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हम लोग मोर ऑफ स्प्रिंग क्विकली पा सकते हैं। और प्लांट में तो हम लोग चाहते ही हैं कि जैसे कोई फसल ही है, कोई फल और फूल के पौधे ही हैं, तो वो जल्दी जल्दी हमें अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्लांट्स में एसेक्सुअल तरीके से भी उसके वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट्स को, नए प्लांट्स ढेर सारे बनाते हैं। इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कुछ वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब रूट से, स्टेम से या लीफ से प्लांट के नए प्लांट को हम लोग नेचुरली भी पा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है, एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर, जो कि पोटैटो के केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। पोटैटो में आप जानते होंगे कि उसमें एक चिन्ह जैसा आलू आपने देखा है ना, सिंपली आलू। तो आलू में एक उसको आई बोलते ही हैं, वो थोड़ा हल्का गड्ढा जैसा पाया जाता है आलू के सरफेस पे। गौर कीजिएगा, आपने गौर किया भी होगा। तो जब आलू बोने का समय होता है तो क्या किया जाता है कि जहाँ जहाँ पे वो आई लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसकी कटिंग उतनी काट ली जाती है एक आलू से, और उस एक पोर्शन को लगाया जाता है। अगर सक्सेसफुल हुआ, वो लग गया, तो उस एक पोर्शन से आप ढेर सारे आलू पा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अंडर ग्राउंड स्टेम में। अब रूट से, रूट जो है स्वीट पोटैटो, डहेलिया, इन सब में क्या होता है, आप अंडरग्राउंड रूट से, ट्यूबरस रूट से नए प्लांट एक उसी तरह से आइज वाले पोर्शन को कट करके लगाने से आप एक से अनेक पा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लीव्स, इसका बहुत ही आसान सा और कॉमन सा एग्जाम्पल, आसान बोला जाए या ना बोला जाए पर कॉमन एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। इसमें क्या होता है कि आप ड्राइंग देखिए अच्छे से, आपकी बुक में भी स्पष्ट दिया हुआ है कि उसकी पत्ती के किनारे किनारे एट मैच्योरिटी जो है ना, वो छोटे छोटे प्लांटलेट्स टाइप अपने आप होते हैं, और उनको कट करके अगर फिर से ग्रो कर दिया जाए अलग से तो उससे नए प्लांट डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। वो नेचुरल था, अब ये है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल मतलब क्या हुआ कि जो मैन के द्वारा किया जाता है, जिसमें इंसान इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। अब नीचे से प्लांट नहीं कर रहा है बल्कि कोई इंसान उस करवा रहा है, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये 4 टाइप आपको इनके अंतर्गत पढ़ने हैं। कटिंग, सिंपली किसी चीज़ को काटना, तो आपने बहुत सारे प्लांट्स को आपने लगाया भी होगा, या आपके घर में अगर कोई शौकीन हो तो वो लगाते होंगे, वो जानते होंगे कि हमारे बहुत सारे प्लांट, जैसे मनी प्लांट ही लीजिए, रोज़ की कटिंग ग्रो करती है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका एक स्टाइल होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे भी काट करके लगा दीजिएगा वो लग जाएगा, उसका एक तरीका होता है प्रॉपर। लेकिन उसको कट करके अगर हम लोग लगाते हैं उसके छोटे से उस टुकड़े को भी, तो नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। तरीके से काटना पड़ता है लेकिन। तो हर कटिंग एक हैज द कैपेसिटी टू डेवलप न्यू प्लांट्स और कंप्लीट न्यू प्लांट्स, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर सोच करके देखिए तो। यूजुअली तो हम लोग नहीं इसको यूज करते हैं, जैसे कटिंग को तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि एक वेराइटी के प्लांट का रूट पोर्शन होता है, ठीक है। रूट वाला पार्ट
एक वेराइटी के प्लांट का होता है, और सूट वाला प्लांट एक दूसरी वैरायटी के प्लांट का हम लोग लेते हैं। और हम लोग नहीं लेते हैं, कहने का मतलब कि जो ग्रो कर रहे हैं वो लेते हैं, नहीं तो हम लोग इतना कॉमनली इसको यूज नहीं करते हैं। तो और उसको कुछ इस तरह से बांधते हैं जैसे कि फ्रैक्चर हो जाता है ना, हड्डियों में फ्रैक्चर होता है, तो हम डॉक्टर क्या करते हैं कि हड्डी को जोड़ करके और वहाँ पे बैंडेज लगाते हैं और बाद में वो जुड़ जाता है। लेकिन हर कोई नहीं जोड़ करके लगा सकता है ना, उसका तरीका होगा। उसी तरह से प्लांट के बारे में जो जानते हैं, क्योंकि इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स है ना, जाइलम और फ्लोएम का जो पोजीशन होता है, उन सबको ध्यान में रख करके कटिंग किया जाता है, और इसीलिए शार्प नाइफ से कटिंग किया जाता है, तरीका होता है उसका प्रॉपर। और तब उसको उसके ऊपर देखिए ड्राइंग इस तरह से लगा दिया जाता है, और यहाँ पे जैसे बैंडेज लगाते हैं ना, वैसे बैंडेज लगा दिया जाता है। और आफ्टर सम टाइम जो है ना, उसको जब हटाया जाता है तो वो आपस में जुड़ चुके होते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है ना, कि मान लीजिए किसी प्लांट में ये कैपेसिटी है कि वो डिजीज फ्री है, मतलब उसमें जल्दी गड़बड़ी नहीं हो रही है, बीमारियां नहीं लग रही हैं। प्लांट में भी बहुत तरह के डिजीज होते हैं, तो नहीं है। और किसी प्लांट का की ये खासियत है कि उसके फल में जो है वो मतलब खाने वाला पार्ट, एडिबल पार्ट अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। तो अब स्वाभाविक है कि प्लांट जो लगा रहे हैं वो क्या चाहेंगे कि यील्ड उनको अधिक से अधिक मात्रा में मिले, उनको जो है उनकी फसल जो है, उनकी पैदावार जो है अधिक से अधिक मात्रा में हो। तो लेकिन अगर मान लीजिए कीड़ा जल्दी लग गया, फसल अच्छी है, उसमें एडिबल पार्ट अच्छी मात्रा में है, लेकिन उसमें कीड़ा डिजीज जल्दी हो रहा है, तो फिर उनको प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे ऐसे जगहों पे ये सब सॉल्यूशन ढूंढा है साइंटिस्टों ने। तो इस तरह से ये 2-3 कैरेक्टर को इससे उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि चाइना रोज है, हिबिस्कस वाला का प्लांट है। हिबिस्कस के प्लांट में आपने कभी गौर किया होगा तो देखा होगा कि किसी किसी प्लांट में एक ही पौधे में 2-3 कलर के फूल होते हैं। आपने बोगनवेलिया, जिसको कि वो पेपर कागज के फूल वाला पौधा कहते हैं ना, आपके आसपास जरूर होगा, आप सबों के आसपास। उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि कॉमनली ये सब में दिखता है कि एक ही पौधे में 2-3 कलर के फूल आ रहे हैं। तो वो कैसे आ रहे हैं, वो एक्चुअली ये सब तरीके से ही आ रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह के तरीके को अप्लाई किया जाता है वहाँ पे। फिर आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है ना कि एक प्लांट है, उसकी ब्रांचेज अगर ढेर सारे ब्रांच हो चुके हैं और एक ब्रांच 2 ब्रांच जो जितने भी उस तरह के ब्रांच हैं उनको ले करके मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। थोड़ा ध्यान दे करके मिट्टी के अंदर थोड़े दिन दबा करके रख दिया जाता है। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है ना कि वहाँ से ही रूट्स ग्रो कर जाते हैं। और रूट्स ग्रो करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वो कहते हैं ना बोलचाल में कि जड़ पकड़ लेता है, और वहाँ से फिर कट कर दिया जाता है तो वो न्यू प्लांट हो जाता है, वो अलग सेपरेट न्यू प्लांट हो जाता है। तो उसको हम लोग लेयरिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको है जास्मीन। उसके बाद टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ऐसे ये सारा ही आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है। लेकिन टिश्यू कल्चर कंप्लीटली लैब में करवाया जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे इससे की वजह से टिश्यू, एक टिश्यू से सेल से जो बनते हैं, और टिश्यू से आपको बहुत सारे प्लांटलेट्स ग्रो करवाए जाते हैं आर्टिफिशियली। वहाँ पे कुछ हार्मोन्स प्रोवाइड करा करके, और वो सारे प्लांटलेट्स को फिर से आप ग्रो करवा सकते हैं फील्ड में ले जा करके। तो ये टिश्यू कल्चर होता है, जिसको कि हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स और एग्जाम्पल्स एक एक लाइन में डेफिनेशन आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बार बार बात हो रही है, समय कम लगेगा, क्वालिटीज़ डेवलप होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फसल अच्छी होती है, यील्ड अच्छा होता है। तो ये सब इसका एडवांटेज है, जिसकी वजह से फार्मर्स यूजुअली जो मतलब लार्ज बेसिस पे एक आध पौधा जिनको लगाना है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको उसके थ्रू इनकम करना है उनके लिए ये सब टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो एडवांटेज आपको क्या है, रैपिड एंड चीप
आसानी से होता है, सस्ता होता है, हाई सर्वाइवल रेट, इससे जो प्लांट डेवलप करते हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है। मान लीजिए थोड़े बहुत अगर ख़त्म भी हो गए, नहीं ग्रो कर पाए, फिर भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेट्स, अब क्या है कि ये एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, तो इसमें क्या है कि पेरेंटल कैरेक्टर्स के लगभग सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग में होते हैं। तो अगर पेरेंट में कोई अच्छी क्वालिटी है तो वो चेंज नहीं होती है, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी इजीली आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेट्स, कैरेक्टर्स का प्रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद है डिजीज फ्री प्लांट्स, इनसे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, और कुछ सीडलेस प्लांट भी, कुछ वेराइटी के सीडलेस प्लांट भी इससे के थ्रू हम लोग ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज है कि इसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता है, क्योंकि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए वेरिएशन नहीं पाया जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, अगर पेरेंट में कोई अच्छी क्वालिटी है तो भी वो आगे जा रही है, अगर पेरेंट में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की बीमारी उस पौधे में जल्दी लग रही है, तो वो भी आगे जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज में जा रहा है। उसके बाद लिमिटेड और टू सर्टेन स्पीसीज, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इन सारे तरीकों को आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जिनको याद रखना। अब नेक्स्ट आते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे डिटेल में बात किया, उनको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप इसको नोट भी करेंगे, एक बार पढ़ करके नोट भी जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बार बार नोट करने से ना पढ़ाई का, देखिए यही सब स्टेप होता है कि सबसे पहले पढ़िए, फिर उसको समझिए, फिर उसको लिखिए, फिर याद कीजिए, और फिर बार बार दोहराते रहिए, ठीक है ना। एक ही चीज़ हमें लगता है कि अरे इसको तो हमने लिख लिया है और कितनी बार लिखेंगे, लेकिन जितनी बार पढ़िए थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ही। ये नहीं कहती हूँ मैं कि हर बार लॉन्ग में कीजिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, और अब तो और टाइम नहीं है, आप एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो इसलिए उतने लंबे में नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और उसके लिए याद करने के बाद एक बार लिख के ज़रूर देखा कीजिए, शॉर्ट में ही सही, लेकिन लिख के ज़रूर देखा कीजिए। उसके लिए यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोगों का स्टार्ट होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी हुई हमारी ख़त्म। अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू में ही जो मेन कैरेक्टर हमने जाना कि इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और गैमिट का फॉर्मेशन होगा। गैमिट जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, जिसमें कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, प्रोड्यूसिंग वेराइबल ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमिट फ्यूजन। दो तरह के गैमिट बनेंगे और उनका फ्यूजन होगा और उससे नए ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा। मेल और फीमेल गैमिट जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज जाइगोट, ठीक है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो जाइगोट होता है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज के बारे में जाना कि उसका लाभ क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट है, दो पेरेंट्स के डीएनए आपस में फ्यूज होते हैं और तब नया जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें उन दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आपस में फ्यूज हो करके समटाइम्स न्यू कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो कि वेरिएशन कहलाता है। तो जेनेटिक वेरिएशन का चांसेज मतलब यहाँ पे पूरी तरह से है। उसके बाद है बेटर एडेप्टेबिलिटी। चूँकि वेरिएशन होता है, नए कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, इसलिए जो है एडेप्टेशन की क्षमता जो है इन ऑफस्प्रिंग्स में ज़्यादा होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनकी सर्वाइवल कैपेसिटी अधिक होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? फ्लावर्स आर द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। और मेल गैमिट को यहाँ पे पॉलन के नाम से जानते हैं, पॉलन ग्रेन्स जिसको परागकण कहते हैं ना, वो मेल गैमिट होते हैं। और फीमेल गैमिट एग होता है जो कि एज यूजुअल सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। और एग जो है यहाँ पे ओव्यूल के अंदर पाया जाता है और जो
पॉलिनेशन के थ्रू मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, और तब अल्टीमेटली सीड का डेवलपमेंट होता है। ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, जबकि ओवरी जो है टोटल वो आपको फ्रूट में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है। और फ्लावर्स जो होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लोरल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड पॉलिनेशन मैकेनिज्म। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग जाने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। किसी भी फूल को साधारणतः याद कीजिए तो सबसे आउटर मोस्ट ग्रीन कलर का छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो बेस पे लगी होती हैं, उनको हम लोग सेपल्स के नाम से जानते हैं। और जो रंगीन पत्तियां होती हैं उनको हम लोग पेटल्स के नाम से जानते हैं, पंखुड़ी फूल की, ठीक है। उसके बाद आपको मेल पार्ट होता है जिसमें कि आपको ये फिलामेंट डंडी लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर इसको एंथर बोलते हैं, दोनों मिल करके स्टामेन कहलाता है, जहाँ पे ये मेल पार्ट है और यहीं पे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। जबकि फीमेल ऑर्गन जो होता है ये सेंटर में होता है, और इसका ऊपर का पार्ट जो थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। नली लाइक स्ट्रक्चर नीचे होती है जिसको स्टाइल कहते हैं, और आफ्टर दैट एट द बेस फ्लोएम स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा फूला सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक है। ओवरी में ही ओव्यूल पाए जाते हैं जिनसे सीड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जानते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। यूनिसेक्सुअल में दोनों पार्ट है, चूंकि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स की ज़रूरत होती है कि इसी के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है। जिसमें कि आपको यहाँ पे एजेंट के बारे में बताया गया है। तो कभी कभी विंड, हवा के द्वारा वो ट्रांसफ़र होते हैं, या मतलब जो प्लांट्स आपको पानी में पाए जाते हैं वहाँ पानी के थ्रू वो ट्रांसफ़र होता है। और समटाइम्स जो है इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स और स्नेल, इन सब के कारण भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जो आपको सिर्फ नाम के लिए जानना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही क्लियरली आपको ड्राइंग में दिखलाया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। तरह के पॉलिनेशन होते हैं, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड डिफाइन द गिव डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आपको ये बताना होगा, ठीक है, कि जब एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग इसको सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप में पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ दो डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व हो रहे हैं, पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब पॉलिनेशन हो गया, मतलब कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा? तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंच गया तो अब उसमें अंकुरन होगा और पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये आ गया स्टिकी, वो थोड़ा सा सरफेस उसका स्टिग्मा का स्टिकी होता है, तो वहाँ पे वो आने पे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद धीरे धीरे उससे पॉलन ट्यूब डेवलप करने लगता है। पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है और वहाँ से मेल गैमिट अंदर की ओर पॉलन ट्यूब के थ्रू जाता है और ओव्यूल में इंटर करता है, और वहाँ पर इंटर करके फीमेल गैमिट यानी कि एग से फ्यूज करने का काम करता है, फ्यूजन होता है, और जिसको कि हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको स्पेशली सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है कि व्हेन मेल गैमिट्स गेट्स फ्यूज विद फीमेल गैमिट, या फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट और फीमेल गैमिट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जाइगोट कैसे ही उसके बाद फिर सीड और फ्रूट और सीड बनेंगे, और सीड बनने के बाद सीड से न्यू प्लांट डेवलप करेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, जो अभी मैंने बताया आपको, उसी का यहाँ पे ड्राइंग है।
प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज किए, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है और ओवरी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट और सीड का कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, वो यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, और जब फ्लावर से फ्रूट और सीड बन जाता है तो धीरे धीरे जो एसेसरीज उसके पार्ट्स होते हैं ना, नेसेसरी पार्ट है, देखिए जो इंटरनल पार्ट है, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, दैट आर नेसेसरी पार्ट, तो वो रह जाते हैं क्योंकि उन्हीं से सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट होता है अल्टीमेटली। और बाहर में जो सेपल और पेटल्स हैं वो एसेसरीज हैं, और वो धीरे धीरे उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो गिरना शुरू हो जाते हैं, सूख करके गिर करके हट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉलिनेशन वर्सेस फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा हमें अलग अलग तरीके से जान लेना जरूरी है। बार बार बात हो रही है, डेफिनेशन तो आपने शायद आपको याद ही हो चुका होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पॉलिनेशन है, जबकि फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फ्यूजन। या इसमें सिर्फ ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है, तब वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इसका क्या प्रोसेस है कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये जो है दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, और ये हमेशा एक ही तरह का होता है कि फ्यूजन जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है पॉलिनेशन, और ये जो है आफ्टर पॉलिनेशन होता है। और आउटकम क्या होता है कि यहाँ पे जाइगोट या सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी से टर्म्स है जिसको कि आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सीड जर्मिनेशन, द कल्मिनेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त होता है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, अल्टीमेटली हम लोग क्या पाते हैं, कंप्रेहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, क्या क्या हमें लास्ट में मिलता है उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जर्मिनेशन हुआ, उसके बाद सीड उसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ, और उसके बाद जर्मिनेशन होकर के सीड से क्या होता है, नए प्लांट्स बनते हैं। ठीक है ना, और जो यहाँ पे सीड कोट है, सीड में सीड कोट होता है, वो प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। उसके बाद कोटाइलिडनेस, अंदर में जो दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, मोनोकोटाइलिडनेस और डाइकोटाइलिडनेस। तो चना उना का जब चना आप देखते हैं तो चना को आप इजीली दो पार्ट में उसको अलग कर सकते हैं, तो ये डाइकोटाइलिडनेस हुआ। और मोनोकोटाइलिडनेस होता है जैसे वीट का जो सीड होता है उसमें भले ही स्ट्रक्चर बना होता है पर आप उसको दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कोटाइलिडनेस हुआ। उसकी कितनी मतलब उसके अंदर पत्तियाँ जैसी हैं। ठीक है ना, स्टोर फूड फॉर एम्ब्रायो, और इसका काम क्या है कि ये एम्ब्रायो को फूड प्रोवाइड कराता है। और एम्ब्रायो दैट इज़ द बेबी प्लांट एक्चुअली, जहाँ पर जब उसको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाता है सीड को और अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो वो नए प्लांट को डेवलप करने का काम करता है एम्ब्रायो की मदद से। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग पे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम लोगों का ख़त्म हुआ इस तरह से। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन बीइंग पे, और ह्यूमन बीइंग में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इस दौरान हम लोग जानेंगे पुबर्टी। पुबर्टी क्या है कि जब मैच्योरिटी को एक बच्चा जन्म के बाद एक बच्चा शुरू में कुछ समय तक सब सिमिलर होता है, बॉय और गर्ल में ज़्यादा डिफरेंस आपको मतलब बाहर से ऐसे फिजिकली फील नहीं होता है, बहुत कुछ कैरेक्टर सेम नज़र आते हैं। लेकिन जब मैच्योरिटी को प्राप्त करता है तो उनमें कुछ कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसके कारण उनके स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेज आ जाते हैं। और वो जो
स्टेज होता है वो एक्चुअली मतलब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। अब वो मतलब गिविंग बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो वो स्टेज आपको पुबर्टी कहलाता है। द पीरियड व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गेट्स मैच्योर मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस विथ सिग्निफिकेंट फिजिकल एंड हार्मोनल चेंज। अब क्या क्या फिजिकल चेंज होता है इन गर्ल एंड बॉय, आप इन जनरल भी जानते हैं और ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ थिक हेयर इन आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया, थिनर हेयर और आर्म्स, लेग्स, फेस, स्किन बिकम्स ऑयली, height and body proportion changes, awareness of one's own body and other increases। ये सब कॉमन चेंजेज उस समय आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेल वर्सेज फीमेल जर्म सेल। अब मेल का जर्म सेल जो होता है ह्यूमन बीइंग में स्पर्म के नाम से जाना जाता है और फीमेल का एग। ड्राइंग भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ईजी है और उसी ड्राइंग के आधार पर इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए स्पर्म की बनावट कैसी है, लेकिन स्पर्म काफ़ी छोटे होते हैं। भले ही आपको पिक्चर में इतने बड़े दिख रहे हैं, लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, बहुत छोटे नहीं दिख रहे हैं, पर सच में वास्तविकता में स्पर्म्स की का साइज काफ़ी छोटा होता है, एग उसके कंपेरेटिवली बहुत बड़ा होता है। तो ये टाइनी इन साइज और मोटाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट दिखाते हैं और इसीलिए इनके पीछे फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस इन टेस्टिस, मिलियंस प्रोड्यूस डेली आफ्टर पुबर्टी। पुबर्टी के बाद, पुबर्टी वाला मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी पा लेने के बाद मेल में ये जो है डेली मिलियंस में बनते हैं। ये लार्ज इन साइज, नॉन मोटाइल, ओवरी में प्रोड्यूस होता है और ये जो है जनरली मंथ में एक ही प्रोड्यूस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसका के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि मेल गैमेट, जो कि स्पर्म कहलाता है। दूसरा, ये हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। स्पेलिंग के साथ इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद प्रोवाइड्स पाथवे एंड फ्लूइड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म सहजता के साथ पास हो सके आगे, उसके लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करता है, वे बनाता है, पाथवे बनाता है। डिपोजिट स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल बॉडी फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। अब ऑर्गन क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला और मेन ऑर्गन होता है टेस्टिस। टेस्टिस जो कि स्कॉटम में पाया जाता है। स्कॉटम जो होता है वो मेल के बॉडी के बाहर पाया जाता है। बॉडी के बाहर ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि स्पर्म का डेवलपमेंट जो है कंपेरेटिवली उसके लिए डेवलपमेंट के लिए, सही डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो, बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए होता है और वो प्रोवाइड कराने के लिए ये पार्ट जो है बॉडी के बाहर पाया जाता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर जिसको स्कॉटम के नाम से जाना जाता है और इसमें टेस्टिस रहता है, ठीक है। और ये स्पर्म और हार्मोन का सेक्रेशन करता है। उसके बाद है वास्ट डिफरेंसेस, ये ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म को अंदर बॉडी के अंदर ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। नली लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल और प्रोटेस्ट ग्लैंड। ये दो ग्लैंड जो होते हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और ये जो है लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो कि न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को, न्यूट्रिशन उसके डेवलपमेंट में सहायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज होता है। आप याद कीजिए, हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेथ्रा वर्ड पढ़ा था, ठीक है ना। तो मेल में क्या है ना कि यूरेथ्रा जो है वहीं से यूरिन भी पास हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है और साथ ही स्पर्म भी वहीं से पास होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद पेनिस, ये ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी, इसका काम है
और यूरिन का सप्लाई भी वहीं पर होता है, तो यहाँ पे ये दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर पे गौर कीजिएगा, ये लेबलिंग के लिए आता है मोस्टली, तो इसलिए इसके डिफरेंट पार्ट्स को दिमाग में रखिएगा। ड्राइंग को हमेशा ना लेबलिंग के साथ अपने दिमाग में फिट रखिएगा। ड्राइंग बनाना नहीं आता है लेकिन लेबलिंग करना आता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इस दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओवरी की। तो ओवरी जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस का काम था स्पर्म और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करना, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसका काम है। ओवरी का क्या काम है, ओवा बनाता है और साथ ही साथ हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक बनने के बाद फैलोपियन ट्यूब से के ही थ्रू आगे की ओर बढ़ता है, वहाँ से पास होता है, और एक्चुअली यही वो स्पेस है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म और इस एक का फ्यूजन फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में ही होता है। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट यूटेरस, जिसको वोम के नाम से भी जाना जाता है। ये सेंटर में है, देखिए ड्राइंग में हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये एम्ब्रायो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, जायगोट बनता है, जायगोट थोड़ा डेवलप होकर के एम्ब्रायो कहलाता है, और वो सेटल डाउन होता है आपको यूटेरस में फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विक्स, ये जो पतली नली सी है उसको सर्विक्स कहते हैं। ये यूटेरस को वेजाइना से जोड़ने का काम करती है, और वेजाइना जो है वो स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है, और साथ ही साथ बेबी के बर्थ का बर्थ मतलब कि बेबी यहीं से पास आउट होता है, निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, मेल और गैमिट फीमेल गैमिट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो वो ओविडक्ट और या फैलोपियन ट्यूब दोनों एक ही नाम का पार्ट का नाम है, उसमें होता है, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से ढेर सारे स्पर्म्स आते हैं जो यहाँ पे एग रिलीज होकर के आया है, यहाँ पे एग के साथ फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकतर जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एक आध सक्सेस होता है, नहीं भी सक्सेसफुल हो सकता है, और जो सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद इस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, जायगोट बनता है, जायगोट में फिर डिवीजन शुरू होता है, और डिवीजन होने के बाद ये एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है जिसको एम्ब्रायो कहते हैं, और एम्ब्रायो जो है यूटेरस में जाकर के फिक्स हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है और फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन टू एम्ब्रायो और प्लेसेंटा। एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा इम्बेडेड इन द थिकेंड यूटेराइन वॉल एक्ट्स एज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये प्लेसेंटा है जो कि उसको लाइफ सिस्टम प्रोवाइड करती है। एम्ब्रायो साइट फीचर्स विलाई फॉर एब्जॉर्प्शन, मदर साइट सराउंड्स विलाई विथ ब्लड स्पेसेज फॉर एक्सचेंज। माँ के शरीर से आपने ये सुन रखा होगा पहले भी कि बढ़ते हुए बच्चे को गर्भ में खाना कहाँ से मिलता है, या वो उसके अंदर भी एक्सक्रीशन हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, सारा काम उसका हो रहा है, तो वो कहाँ से होता है, तो वो माँ के थ्रू होता है। और ये थ्रू कैसे होता है, ये कनेक्शन माँ और बच्चे के बीच में, उस बढ़ते हुए बच्चे के बीच में कहाँ से पैदा होता है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू पैदा होता है, ठीक है ना। तो उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट, और इससे न्यूट्रिएंट ये और ऑक्सीजन ले रहा है और अपना वेस्ट प्रोडक्ट इसको सप्लाई कर रहा है, और फिर माँ के बॉडी से, माँ के सिस्टम के थ्रू वो पास आउट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, द प्रोसेस व्हेन फर्टिलाइजेशन फेल्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर पुबर्टी जो है एक बन रहे हैं और हर एक बार एक फ्यूज ही कर जाए,
ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब एक फ्यूज नहीं कर रहा है, कर पा भी नहीं रहा है, मतलब नहीं कर रहा है, तो फिर उस एग का क्या होता है, तो वो एक बॉडी से सिक्रीट होकर के निकल जाता है। और साथ ही साथ क्या निकलता है कि हर एक बार एक फॉर्मेशन के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूटेरस का काम होता है कि यूटेरस के वाल में थिक लेयर ब्लड वेसल्स का बनता है। थिक लेयर तो जो कि वो एक तरह से कहिए क्या कि एम्ब्रायो बहुत ही सॉफ्ट ये है और उसको डेवलप करना होता है, सॉफ्ट पार्ट है और उसको डेवलप करना होता है, तो उसको एक कुशन लाइक कवरिंग देता है वो, ताकि वो डैमेज नहीं हो, उसका प्रोटेक्शन सही तरीके से हो। तो वो जो थिक वाल हर बार बन रही है वो ब्लड वेसल्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसकी फिर ज़रूरत नहीं है, तो उसको बॉडी से, फीमेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, वही वेजाइना के थ्रू। और ये वेजाइना के थ्रू जो ये ब्लड सेल्स बाहर निकलते हैं ब्लड के रूप में एक्चुअली, तो इसी प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। और इसीलिए फीमेल में ये हर एक मंथ आफ्टर पुबर्टी, हर एक मंथ ये सिक्रेशन होता है, ठीक है। When the released egg is not fertilized, leading to the breakdown of the यूटेरस का लाइनिंग टूटता है और वो एक सेल बॉडी के बाहर आता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इस तरह से ब्लीडिंग होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के डिफरेंट सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को जानने के बाद हम लोग ये दो वर्ड जानेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात हुई, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के से रिलेटेड ये दो वर्ड जानने जरूरी हैं, मेनार्की और मेनोपॉज, ठीक है। मेनार्की क्या हुआ कि बिगनिंग ऑफ पुबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जो फर्स्ट टाइम से शुरुआत जब होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, मतलब एक का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी फीमेल चाइल्ड में, तो उसको हम लोग मेनार्की कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? द मंथली शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग एंड ब्लड व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अगर एक का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन लेकिन नहीं हो रहा है जब, तो यूटेरस का लाइनिंग जो बॉडी के बाहर आउट होता है, फ्लश आउट होता है, तो उस साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। उसका स्टार्टिंग हुआ मेनार्की और आफ्टर गेटिंग एज ऑफ 50 to 55 ऑलमोस्ट वो स्टॉप होता है, द परमानेंट वो स्टॉप हो जाता है प्रोसेस, तो इसको हम लोग मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो फीमेल चाइल्ड होती है, फीमेल में क्या होता है ना कि एक सेल कितने बनेंगे ये फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उनमें वो सेल अनमैच्योर्ड तरीके से प्रेजेंट होते हैं और जितने प्रेजेंट होते हैं वही मैच्योर होकर के बॉडी के बाहर, बॉडी में मतलब एग बनते हैं। जबकि मेल में ऐसा नहीं होता और इसीलिए मेल में कंटिन्यूअस स्पर्म होल लाइफ बनते रहते हैं, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि रिप्रोडक्शन के दौरान क्या हुआ कि मेल और फीमेल दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म का कॉपुलेशन हुआ, मैटिंग हुआ, तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं इससे रिलेटेड। और साथ ही साथ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हर बार फर्टिलाइजेशन हो, इतने बेबीज पैदा हों, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए इससे रिलेटेड कुछ बातों को भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे प्रेगनेंसी प्रिवेंशन, इसके जो मतलब इसका मोटो क्या है इसको जानने का। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी प्रिवेंशन कि भले ही मैटिंग हो लेकिन हर बार प्रेगनेंसी ना हो, तो उसको ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, ये इसके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात फैमिली प्लानिंग कि कब
किस तरह से प्रॉपर तरीके से, ताकि बेबी का ग्रोथ, बेबी का डेवलपमेंट सही हो सके, इसके लिए इसकी जानकारी सभी को होनी ज़रूरी है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाता है इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और इस पहले क्या था ना कि ये कोर्स में नहीं अटैच था, लेकिन फिर बाद में महसूस किया गया कि बच्चों में चूँकि जिज्ञासा होती है, ठीक है ना, कुछ भी चेंजेस आते हैं और ख़ास करके जब हमारी खुद की बॉडी में चेंजेस आते हैं तो उनके प्रति बहुत तरह की जिज्ञासा होती है। अगर उन जिज्ञासाओं को तरीके से नहीं समझा जाए, अगर सही जगह पे नहीं समझा जाए, आपस में डिस्कशन कर लिए, आधी अधूरी जानकारी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इससे बेहतर है, ऐसा समझा गया कि हर बात तरीके से समय पे बता दी जाए, और अब उसके बाद आपके विवेक पर है कि आप इसको किस तरह से यूज करते हो। नेक्स्ट है मेजर, किस तरह से इसको रोकने का, प्रिवेंशन का कौन कौन सा अलग अलग तरीका होता है, वो तरीका की हम लोग बात करते हैं। उसमें अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि केमिकल ऑप्शन है कि ओरल पिल्स लिया जाता है, गोली ली जाती है, और जिससे कि हार्मोन्स जो हैं उनका सिक्रेशन अलग टाइप से होता है, और ये जो है ओव्यूलेशन को ही एक्चुअली एग के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, रोकने का काम करता है, और यूटेराइन लाइनिंग को अल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल बैरियर, जिसके अंतर्गत कंडोम्स का यूज आता है। फिजिकली ब्लॉक स्पर्म को अंदर आने से ही रोक देता है, तो स्पर्म अंदर जाएंगे ही नहीं मैटिंग के समय भी, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। उसके बाद तीसरा आपको है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, इसमें कॉपर टी का यूज होता है। और इसके बाद सर्जिकल मेथड, जिसमें कि सर्जरी करवा ली जाती है, और इस सर्जिकल मेथड के अंतर्गत दो है, एक मेल में होता है जिसको टॉमी कहते हैं, और फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये हम लोगों का चैप्टर का मेन जितना भी टॉपिक्स है वो ख़त्म होता है। तो आपने एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके टाइप्स, उनके डिफरेंसेस, फिर फ्लावरिंग पार्ट्स, फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, अलग अलग उनका फंक्शन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और लास्ट में डिफरेंट मेथड्स फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्लानिंग के बारे में इस पार्ट में आपने जाना, इस वीडियो में आपने जाना। थैंक यू। आप लोगों को इसको रिवाइज करते रहिएगा ताकि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे।